आदर्श शिक्षा संस्थान की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत, अभिनंदन। आदर्श शिक्षा संस्थान की ऑनलाइन कक्षा में आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक गणित। जो अपना विषय रहेगा वो है वैदिक गणित। वैदिक गणित में अपन पढ़ने वाले हैं बीजीय संख्याओं का संकलन और व्यकलन, अर्थात बीजीय संख्याओं को जोड़ना व घटाना। तो बीजीय संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए अपने को पहले चर और अचर की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। चर का मतलब है अपने अंग्रेजी के अक्षर x, y, z, इनको अपन x, y, z जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को जो अपन चर कहते हैं। अचर में गणित के जो भी अंक है वह सारी जो है अचर के अंदर आएगा। अब जब अपन संकलन व्याकरण करते हैं तो उसके अंदर जो सजातीय है, जैसे x है वो x की बराबरी का है, अर्थात उसकी घात है वो भी अलग अलग है। तो सजातीय अंक ही आपस में जुड़ते और घटते हैं, और सजातीय अंकों में भी उसके आगे वाले अंक जुड़ते व घटते हैं। चर अपने समान पद के रूप में रहता है और उसमें अचर अपना स्थान बदलता है, अचर अपना जुड़ना घटने का काम करता है। और आगे देखते हैं अपन संकलन प्रक्रिया को। तो संकलन को योग कहते हैं। बीजीय संकलन योग प्रक्रिया में समान पदों को निश्चित स्तंभ में लिखकर, मतलब x के नीचे x, y के नीचे y, z के नीचे z। अगर x में x स्क्वायर है, एक x और एक अचर पद है, तो जो समान है उन समान पदों को योग में एक दूसरे के नीचे लिख देते हैं। नीचे लिखने में भी उसके आगे वाले अंक है जो उसके गुणांक कहलाते हैं, उन अंकों को लिखा जाता है। लिखकर स्तंभ अनुसार जोड़ दिया जाता है, जो स्तंभ है उसके अनुसार जोड़ दिया जाता है। असमान पद मतलब जैसे x स्क्वायर है, दूसरा y है, तो दोनों असमान है, तो उनको उसमें जैसा स्थान है, जैसा गुणांक है उस रूप में लिख दिया जाता है, और सीधा उसका हल में भी उसको सीधा लिख दिया जाता है। असमान पदों के योग में पदों को उनके मूल चिन्ह सहित साथ में लिख दिया जाता है। जो असमान पद है उसको अलग से लिख दिया जाता है। अब इसको करने के लिए अपन योग का एक उदाहरण लेते हैं जो इस प्रकार से। उदाहरण के लेते हैं, योग कीजिए जो अपने पास 1, 2 और 3, अपने पास में 3 बहुपद है जो इस प्रकार से लिखे हुए हैं। 2x माइनस 3y प्लस 4z, और दूसरा बहुपद है x प्लस 2y माइनस z, और तीसरा बहुपद है 3z माइनस x माइनस y। अब 3 बहुपदों को अपन योग करेंगे तो अब इन तीनों में कुछ समानता है। क्या समानता है? इसमें भी x की घात 1 वाला, इसमें भी x घात 1 वाला, और इसमें भी x घात 1 वाला बहुपद है। इसमें y की 1 घात, इसमें y घात 1 और इसमें y घात, इसमें भी z घात 1, इसमें भी z घात 1 और इसमें z घात, मतलब तीनों में अचर समान है। तो 3 प्रकार के अचर है जो ऊपर के रूप में दिया है। x, y, z 3 स्तंभों की रचना करनी, 3 प्रकार के हैं, इसलिए अपने को 3 प्रकार के स्तंभों की रचना करनी। x, y, z 3 स्तंभ होंगे। अब इन तीनों स्तंभों के उसके जो चर है उसके गुणांक को उसके नीचे लिख देंगे। जैसे इसमें x का गुणांक कितना है? 2, वह कहलाता है अचर, और उसका x का गुणांक। आगे कोई निशान नहीं है तो प्लस का मान, इसका पहले लाइन लिख दिया प्लस का 2। इसके आगे 3 है, आगे माइनस का निशान है, तो इसका गुणांक हुआ y का माइनस, y की लाइन के नीचे लिख दिया माइनस के 3। आगे z है और उसका गुणांक है प्लस का 4, तो z के नीचे लिख दिया उसका गुणांक प्लस का 4। दूसरा बहुपद देखते हैं जिसका कोई अंक नहीं है, उसका अंक 1 माना जाता है, क्योंकि 1 का किसी से गुणा करने पर परिणाम वही आता है जिससे अपन गुणा करते हैं। जैसे 1 का 4 से गुणा करेंगे 4, और 1 का 5 से गुणा करेंगे तो 5, अर्थात आगे 1 का गुणा करने में परिणाम को परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब जिसके आगे कोई अंक नहीं उसका 1 मानते हैं, तो इसके आगे हुआ 1 वाला कुछ ना नहीं तो प्लस है, ये प्लस का 1 आ गया, ये पहले बहुपद की लाइन और ये दूसरे बहुपद की लाइन। आगे हुआ प्लस का 2, ये प्लस का 2, आगे कोई गुणा नहीं तो 1, आगे माइनस का निशान है तो माइनस का 1। इसी प्रकार तीसरे में जो अपना गुणांक हुआ z का प्लस का 3, क्योंकि यहाँ अलग से लिखा हुआ है, आगे
पीछे लिखा हुआ है तो लेकिन अपने को अपना क्रम के अनुसार ही लिखना है। जैसे x है तो x के नीचे लिखना है और y है तो y के नीचे लिखना है, क्योंकि यहाँ z पहले लिख दिया, z 3 है तो ये 3 यहाँ पर, और x का कोई गुणांक नहीं है तो 1 मानेंगे, और माइनस है तो माइनस है, और y का कोई नहीं है तो माइनस का 1। इस प्रकार से इनके गुणांक, तो पदों के गुणांक का स्तंभ में लिखना, ये दूसरा काम करना। तीसरा काम करना, अब ऊपर से नीचे इसकी जोड़ करना है। तो जोड़ करते हैं कि धनात्मक 2 धनात्मक 1, तो कुल मिलाकर हुआ धनात्मक 3, लेकिन अगर धनात्मक 1 है तो धनात्मक 3 मतलब प्लस के 3 में से माइनस का 1 वहां घट जाएगा, और 3 में से 1 गया तो 2। चूंकि बड़ा धनात्मक 3 है तो इसका परिणाम में भी धनात्मक आएगा, अर्थात प्लस का चिन्ह आएगा, तो प्लस का 2। ये ऋणात्मक 3 है, धनात्मक 2 है, माइनस 1। और अपन देखते हैं ऋणात्मक 3 और ऋणात्मक 1, तो कुल ऋणात्मक हुए माइनस के 4, ऋणात्मक 4, और इसमें धनात्मक मतलब प्लस का 2 घट गया तो बच गए 2। चूंकि जो माइनस की संख्या है वह बड़ी है तो परिणाम में भी माइनस का आएगा, अर्थात माइनस का 2। इसी प्रकार 4 और 3 ये दोनों धनात्मक है, प्लस के है, तो 4 3 7, और 7 में से 1 घट गया तो बच गया 6। चूंकि प्लस का परिणाम बड़ा है, प्लस के 7 बड़े हैं तो परिणाम में भी 7 बड़ा। अब आगे इसके रिजल्ट परिणाम में देखते हैं उत्तर क्या हुआ। तो जब जोड़ते हैं तो x का जो है 2 और 3 और माइनस 1, यहाँ पर प्लस का 2 बचा, तो ये बचा है प्लस का x का, तो इसके पीछे 2 और पीछे x, इसके x के पीछे x लगाओ, y के पीछे y और z के पीछे z, तो ये माइनस का 2y और z के पीछे 6 है तो 6z। इस प्रकार से इसकी जो योग संक्रिया करते हैं। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल इस प्रकार से है, योग कीजिए 2a³ माइनस 3a² प्लस a प्लस 5, दूसरा बहुपद है 3a³ प्लस 5a माइनस 2, तथा तीसरा बहुपद है a² प्लस 2a माइनस 3। अब पहला काम है अपने को जांच करना चर कितने प्रकार के हैं। तो चर में देखकर 1 या 3 है, 1 या 2 है, 1 या 1 है, जिसको कोई घात नहीं उसको हम मानते हैं 1, और जिसमें a है ही नहीं उसको मानते हैं 1 घात 0 अचर बहुपद। तो अचर बहुपद को 1 घात 0 कहा जाता है। और यहाँ पर 3 है, a है, इसका मतलब यहाँ पर a³ a² a और 1 घात 0, 4 प्रकार के अपने पास में चर है। तो 4 प्रकार के लिखते यहाँ पर 1 घात 3, 1 घात 2, 1 घात 1 और 1 घात 0। तो 4 प्रकार बहुपद है। अब उसके जो चर है उसके गुणांक उसके नीचे लिख देंगे और उसका अपन योग करेंगे। तो यहाँ पर 1 घात 3 का गुणांक प्लस के 2 है, प्लस के 2, 1 घात 2 का गुणांक है माइनस 3, 1 घात 1 का कोई गुणांक नहीं तो प्लस का 1 जो आगे चिन्ह है उसके अनुसार, और प्लस का 5। यहाँ पर 1 घात 3 का गुणांक 3 है, a यहाँ पर स्क्वायर है नहीं, तो जो होता नहीं है उसका गुणांक 0 होता है, तो इसका गुणांक हो गया 0। तो ये प्लस के 3 0 प्लस के 5 और माइनस का 2 जो अचर बहुपद है। यहाँ पर 1 घात 3 नहीं है तो उसका अपन गुणांक मानेंगे 0, तो ये 0 हो गया। 1 घात 2 का गुणांक प्लस का 1 घात 1 का गुणांक 2 और अचर बहुपद 3। इस प्रकार इसको गुणा करके अपन करते हैं इसका योग। तो ये तीनों ही धनात्मक 2 धनात्मक का 0 जो है संयुक्त संख्या है, तो 3 2 5 हो गया, माइनस 3 में से प्लस का 1 या माइनस का 2, और ये सारे धनात्मक है तो यहाँ परिणाम में 8। ये 5 3 8, 8 में से 2 गया 6, बड़ा धनात्मक इसलिए धनात्मक 6। तो 1 घात 3 है और आगे 5 है, 1 घात 3 और 5, 1 घात 2 का गुणा माइनस 2 है तो उसके आगे गुणा नहीं दिया। 1 घात 1 का गुणा 8 है तो यहाँ लिख दिया, अच्छा बहुपद है तो 6। इस प्रकार से इसके परिणाम को अपन ले सकते हैं। एक एग्जांपल और इस प्रकार से देखते हैं। तीसरा उदाहरण कुछ अलग है यहाँ पर, इसमें कुछ अलग इस प्रकार से है क्योंकि तीनों ही बहुपदों में कुछ समानता थी, उसके अनुसार उसके अंक जुड़े। लेकिन तीसरा में अगर 3 तो बहुपद दिए गए और तीनों ही अलग हो तब क्या करना है। यहाँ पर देखते हैं x² माइनस x² 2x² y² z², यहाँ x y² z और माइनस 1/2 x y z। यहाँ पर देखते हैं तो तीनों के जो अचर है वह अलग अलग है, अर्थात सहजातीय नहीं। तो बीजीय संख्याओं का योग में उनकी ही योग होता है जो सहजातीय है,
अगर असहजाती है, जिनके सहजाती नहीं है, तो परिणाम में उनको सीधा लिख दिया जाता है। अर्थात तीनों अलग अलग है, धनात्मक है, धनात्मक और ऋणात्मक है, तो यहाँ पर धनात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक अर्थात तीनों को परिणाम में सीधा लिख दिया जाता है। तो उसके आगे जो अंक है अचर बहुपद में जुड़ते घटते नहीं है। अब आप चलते हैं जो है व्यवकलन। व्यवकलन कैसे करना, घटाव कैसे करना बीज संख्याओं का, उसके कुछ देखते हैं। तो इसी प्रकार अपन घटाव व्यवकलन देखते हैं। व्यवकलन के अंदर ज्यादा परिवर्तन नहीं है, जो अपने योग संक्रिया है उसकी ये परावर्त है, मतलब इसकी थोड़ी सी उल्टी है। तो व्यवकलन संक्रिया योग संक्रिया की व्यवकलन संख्या में थोड़ी सी विपरीत है, चिन्ह बदल जाते हैं। जिस संख्या को घटाना है, मतलब 7 में से 4 को घटाना है, तो जिसको घटाना है, तो 4 को घटा रहे हैं, तो 4 को घटा रहे हैं, जिसको घटा रहे हैं उसका चिन्ह बदल देते हैं। तो +7 है, प्लस के 4 है, तो 7 में 4 घटा रहे हैं, प्लस के जो 4 है उसका चिन्ह बदल के माइनस कर देंगे। घटाव का मतलब उसको ऋणात्मक करना। तो जिसको घटाना है उसका चिन्ह बदल देते हैं। तो जिस संख्या को घटाना है उसका जो है चिन्ह बदल देते हैं, अर्थात प्लस के 4 है तो उसको माइनस लिख देंगे, और माइनस के 4 है तो उसको प्लस के 4 कर देंगे। अर्थात जिस संख्या को घटाना है उसका चिन्ह बदल देते हैं। अब लिखने का तरीका, करने का तरीका, गुणांक लिखने का तरीका वह सब समान। तो देखते हैं किस प्रकार से। तो अपने पास उदाहरण है 3x³ + 4x² + 8x + 9। अब इसमें से अपना दूसरा बहुपद घटाना है, x³ + 9x1 + 10x0 के स्क्वायर। तो घटाना है तो पहले अपने पास में कितने प्रकार के चर है, अर्थात घात 3, 2, 1 और घात 0। तो इस क्रम से ही हमने इसको चर की घात के रूप में लिख दिया, घात 3, 2, 1। और इसके गुणांक जैसे घात 3 है, इसके गुणांक 4 है, इसके गुणांक 8 है, इसके गुणांक 9 है, आगे वाले अंक है वो 9 है। अब इसको घटाना है तो x3 का गुणांक यहाँ पर कितना है 1, और x2 का गुणांक नहीं है, इसका मतलब उसका गुणांक क्या बनेंगे 0। x1 का गुणांक यहाँ पर 9 और x0 का गुणांक है वह 10। अब जो नीचे वाले घटा रहे हैं तो इसमें से ये वाले बीच से घटा रहे हैं, इसके चिन्ह बदल देते हैं। वो किस प्रकार से है, तो प्लस का इसको माइनस कर दिया, 0 को कोई चेंज नहीं है, इस +9 को माइनस कर दिया, 10 को तो प्लस था उसको अपन कर दिया माइनस। अब ये प्लस नहीं होगा, क्या हो गया माइनस का हो गया। तो 3 में से 1 गया, प्लस का 2, 4 में से 0 जाएगा, तो परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं है। 8 प्लस के थे, लेकिन चिन्ह बदलना पर ये प्लस के 9 है वो माइनस के 9 है, तो माइनस का 1 हो गया, और 10 में से 9 में से अभी 10 घटेगा तो माइनस का 1। अब यहाँ पर x3 का गुणांक 2 है, तो 2x3, x का गुणांक प्लस के 4 है, तो 4x का है, x का 1 गुणांक है तो माइनस का 1, x का 0 का गुणांक माइनस 1 है, तो यहाँ माइनस का 1। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल पेपर है, x3 - 3x² + 6 में से ये घटाना है, तो यहाँ पर घात 3, 2 और अपने पास में अचर है, 3 बड़ा से बड़ा जो अचर है वह 3, तो 3, 2, 1 और 0। x3 का कोई गुणांक नहीं है, 1 मानेंगे, आगे चिन्ह प्लस का है, 2 का गुणांक -3 है, 1 यहाँ पर x है ही नहीं, तो उसका क्या मानेंगे अपन 0। दूसरा अचर बहुपद कितना है, गणित का कितना है 6। इसी प्रकार यहाँ पर 3 यहाँ पर नहीं है इसका, अर्थात इसका मतलब इसका गुणांक क्या होगा 0। 2 का अंक 1 है, और 1 का माइनस का 1 है, और 4 का जो 4। चिन्ह बदलते हैं, 0 का चिन्ह बदलने का होता है नहीं, सेम संख्या है, और प्लस का ये माइनस हो गया, माइनस का ये प्लस हो गया, और प्लस का ये क्या होगा माइनस। तो दूसरा बहुपद होता है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो परिणाम देखते हैं, तो 1 का 1 हो गया, -3 का -4 हो गया, और यहाँ पर 1 और 4, 6 में से 4 है तो प्लस के 2। अब x3 का 1 आ गया, 2 का 1, और इस प्रकार से परिणाम। अब इसके कुछ अभ्यास प्रश्न देखते हैं जो भी आपको बताते हैं। तो इसके जो मैंने पढ़ा है उसमें कुछ अभ्यास प्रश्न है जो इस प्रकार से है। अभ्यास के प्रश्न है सरल के, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 प्रश्न हैं, और व्यवकलन के यहाँ पर 4। इस प्रकार से आपके अभ्यास के लिए कुल यहाँ पर 10 प्रश्न करना है। आदर्श शिक्षा संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस को लाइव सब्सक्राइब सेशन और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।